अब आ रही है आवाज? Now can you hear me? Hello? स्टार्ट करें, आगे बढ़े? अच्छा जी, तो अब हम आते हैं अपने अगले एरिया पे और हम अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 बेसिकली है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन अकाउंटिंग। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहली चीज मुझे जो आप लोगों से पूछनी है वो ये है कि बिजनेस क्या है। बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस क्या होता है? कारोबार। एक ऐसी जगह जहां पर हम या तो किसी चीज को बेच रहे हैं या किसी सर्विस को बेच के पैसे कमाते हैं। सही है ना? अगर मैं इसे कहूं अ प्लेस वेयर वी सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज is called business। तो ये बात गलत नहीं होगी, ठीक है ना? बिजनेस यही है ना। जैसे हम ARDT इंस्टीट्यूट है, although it's an education sector, but our business is to sell the services through which student can easily get the qualification। हम सर्विस टीचिंग सर्विसेज को आप लोगों, सेल का वर्ड तो इसके लिए यूज होना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम अपनी टीचिंग सर्विस सेल करते हैं ना, उसी की तो फीस चार्ज करते हैं। आप अगर किसी जनरल स्टोर पे चले जाए तो जनरल स्टोर वाला अपनी अपनी प्रोडक्ट की अमाउंट चार्ज करेगा। लेट सपोज अगर ये सेल है, ये 2 सेल अगर मैं सेल कर रहा हूं तो ये 60 रुपए का है। तो ये अमाउंट जो मिली है, ये अमाउंट का पर्पस क्या था, यानी बिजनेस का पर्पस क्या था? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बिजनेस को चलाने का पर्पस क्या है, तो मैं कह सकता हूं अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, या मैं ये कह सकता हूं मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन इन वेल्थ, दौलत में इजाफा करने के लिए मैं बिजनेस करता हूं और मुनाफा कमाने के लिए बिजनेस करता हूं ना। तो पहली चीज हमने क्या देखी कि बिजनेस क्या है, दूसरी चीज ये है कि बिजनेस का पर्पस क्या है, क्यों वजूद में आया, व्हाई वी नीड टू start a business। Definitely we need to provide services through which we can earn profit or we can maximize our wealth। अब सवाल आता है कि सर ऐसा क्या करूं कि मैं प्रॉफिट कमा सकूं? तो जवाब आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जवाब आता है बिजनेस। क्या मतलब है भाई? तो सबसे पहले जो वर्ड ट्रांजैक्शन है ना, उसको समझते हैं, फिर हम देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब। तो ट्रांजैक्शन का मतलब ये है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये मैंने किसका मतलब बताया? ट्रांजैक्शन का। लेट सपोज
इस इंस्टीट्यूट या मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि मेरे पास मुझे भूख लगी है और इन्होंने मुझे खाने के लिए कोई चीज दे दी, तो हमने एक्सचेंज किया। लेकिन जब इन्होंने मुझे खाने के लिए कोई चीज दी तो उन्होंने मुझसे कुछ डिमांड की होगी पैसे की। तो यानी कि मैं अगर कोई चीज एक्सचेंज कर रहा हूं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ रिटर्न देना पड़ेगा, या तो मुझे कैश देना पड़ेगा। तो अब मैं ट्रांजैक्शन के वर्ड को बिजनेस के साथ मर्ज करता हूं और मैं ये कहता हूं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? एन इवेंट, ये एक इवेंट है where two individuals exchanging the goods and services through which they earn profit। सर कोई एग्जांपल देके समझा दे। बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन तो आसान लग रही है लेकिन समझ नहीं आ रही, समझा देते मुझे। ये समझ में, एक 5 साल का बच्चा है जिसका नाम है अली, और ये है हमारे अहमद भाई। और ये बेचते हैं गुब्बारे। अब छोटा बच्चा है, अट्रैक्ट होके अहमद भाई के पास गया और कहा अंकल मुझे एक गुब्बारा चाहिए। तो अंकल ने बोला कि बेटा ये एक जो गुब्बारा है ये है 10 रुपए का, तो अगर आपको ये गुब्बारा चाहिए तो आपको मुझे 10 रुपए देने पड़ेंगे। अब अगर मैं इसे बिजनेस में बात करूं तो अली ये जो बच्चा है ये क्या है? कस्टमर। और अहमद भाई कौन है? सप्लायर। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन में बात करूं, कस्टमर इज अ पर्सन हु इज परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। सही है ना? और सप्लायर कौन है? अ पर्सन हु सेल और डिलीवर। चलिए डिलीवर का वर्ड शायद हो सकता है कंफ्यूज कर दे, तो सेल तक रखते हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम कस्टमर और सप्लायर के मतलब को भी यहाँ पर समझ गए कि अली कौन है? कस्टमर है। अहमद कौन है? सप्लायर है। अली वो बंदा जिसे गुब्बारा खरीदना है, अहमद वो जिसे गुब्बारा बेचना है। अब ये जो 10 रुपए है ना, ये कस्टमर के लिए कहलाएगी कॉस्ट, और ये सप्लायर के लिए कहलाएगी रेवेन्यू। मुनाफा नहीं कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगा। प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, इनकम कहलाएगी। यानी रेवेन्यू को मैं दूसरा नाम क्या कह सकता हूं? इनकम। इनकम कितनी है? 10 रुपए। सर इसे प्रॉफिट क्यों नहीं कहा? क्योंकि अहमद भाई ने भी तो कहीं से खरीदा होगा। अहमद भाई भी मार्केट गए होंगे, मार्केट से खरीद के लाए होंगे। उन्होंने लेट सपोज खरीदा इसे 7 रुपए का, तो अब जब 10 रुपए में से 7 रुपए डिडक्ट कर दिया, अब कितने बच गए? तो ये जो 3 रुपए है ये अहमद भाई का क्या हो गया? प्रॉफिट। उर्दू में बोले तो मुनाफा। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? अली भाई जो है, अली जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? अपनी पॉकेट से 10 रुपए निकाल रहा है, और वो 10 रुपए अब किसके हो गए? वो अब 10 रुपए हो गए अहमद भाई के। और अहमद भाई ने क्या किया? गुब्बारा अली बेटे को दे दिया। यानी अब जो बलून है वो किसका हो गया?
अली का। तो अगर मैं यहां पर ये कह दूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, कि ये जो सॉरी जो बातें हमने यहां से लेकर यहां तक की, इसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या हमें बात समझ आती है? कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर? क्या हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड है या साइंस? साइंस सबका? 3 साइंस, आपका कॉमर्स। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं, क्या उनको समझ आ गया ये? और ये कहे तो अकाउंटिंग ही नहीं है, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है ना, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में चीजें खरीद, अकाउंटिंग इज नथिंग बट योर प्रैक्टिकल लाइफ। टू रिकॉर्ड इन अ रजिस्टर इट्स कॉल्ड अकाउंटिंग। समझ आ रही बात? 12। तो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को आज खूब समझ गए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। दो लोगों के दरमियान जब एक्सचेंज होती है तो एक बंदा पैसे देता है। यहाँ एक बच्चे का सवाल आ सकता है जो कि बहुत वैलिड है, कि सर अली के पास अगर पैसे ना हो तो? ऐसा भी तो होता है ना। तो अली क्या करेगा? अली क्या करेगा? अली करेगा वादा। अली करेगा वादा, प्रॉमिस करेगा कि मैं वादा करता हूं कल आके पैसे दे दूंगा। मैं वादा करता हूं 1 हफ्ते के बाद आके पैसे दे दूंगा। तो अब इसने जो वादा करके चीज खरीदी है, हम इसे अकाउंटिंग में कह देते हैं क्रेडिट परचेज, यानी उधार पे ली हुई चीज। तो हम उधार पे वादा करते हैं ना, भाई कल ले लेना यार। तो अगर एक बंदा वादा करके चीज ले रहा है तो दूसरा बंदा वादा एक्सेप्ट करके चीज दे रहा होगा, उसे कहेंगे क्रेडिट सेल। उसे क्या कहेंगे? क्रेडिट सेल। क्या हमें बात समझ आती है? अब यार एक बात बताओ, ऐसे कितने अहमद भाई होंगे जिनसे अली दिन में मुलाकात करता हो? है ना? ऐसे तो बहुत से लोग हैं। कोई अहमद चाय वाला है, कोई अहमद रोटी वाला है, कोई अहमद चौकीदार है, बहुत से अहमद। इसी तरह अहमद भाई के लिए भी अली बहुत से बच्चे हो सकते हैं। कोई उनका अपना बच्चा हो, कोई खाला का बच्चा हो, कोई बॉस का है, कोई ऐसा अली है जिससे वो खुद गुब्बारे या बलून्स खरीदता है या दूसरी चीज। अब यार मुझे कोई ऐसा यूनिक नाम चाहिए जिसको देते के साथ मुझे याद आ जाए, अच्छा ये वो अली है जिसको मैंने उधार पे गुड्स बेची थी। और अली को एक ऐसा नाम चाहिए जिसको रखते ही वो उसे याद आ जाए, अच्छा ये वो अहमद भाई है जिनको पैसे लौटाने हैं, पैसे देने। तो ये तो परेशानी वाली बात हो गई। तो अकाउंटिंग ने इसका हल दिया। जैसे हमारा CNIC, मेरा नाम शाहजेब है ना, शाहजेब नाम के कितने हो सकते हैं? लाखों। लेकिन मुझे अगर याद रखना है तो मेरे CNIC नंबर से याद रखा जाए, वो किसी और को नहीं मिल सकता। वो मेरी एक सीरियल आइडेंटिफिकेशन है जो मेरे अलावा मेरे मरने के बाद भी किसी को नहीं मिल सकती। इसी तरीके से अकाउंटिंग ने भी एक आइडेंटिफिकेशन दे दी। अकाउंटिंग ने कहा अली बेटे, अगर आपको याद रखना है कि किसे पैसे देने का वादा किया है, सुनना, अकाउंटिंग ने कहा अली बेटे, अगर आपको ये याद रखना है कि आने वाले वक्त में, इन फ्यूचर, टू whom यू आर लाइबल टू पे। अब मैं कुछ इंग्लिश के वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे तो वहां इस तरह के वर्ड लिखे होंगे। अब मैंने पहले उर्दू में ये कहा कि आपको अगर मुस्तकबिल में ये पता लगाना है कि किसे पैसे देने हैं, और अब इस चीज को मैं एक लेमैन इंग्लिश में बोलता हूं, टू whom यू आर लाइबल टू पे। आई एम यूजिंग द वर्ड लाइबल। आई एम यूजिंग द वर्ड लाइबल। इससे आसान वर्ड है रिस्पॉन्सिबल। आपकी किसको पे करने की जिम्मेदारी है। और खतरनाक अकाउंटिंग का वर्ड
that it's your obligation. ये प्योर टर्म है जो यूज की जाती है बुक में, that Mr. Ali, you are obliged to pay Mr. Ahmed because you had some transaction in past. कुछ पास्ट में ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से आप पे जिम्मेदारी है इसे पे करना। अगर मंडे वाले दिन अली ने अहमद से गुब्बारा खरीदा था और तब वादा किया था, तो आज बुध वाले दिन ही इज लायबल, ही इज ऑब्लाइज टू पे। क्यों? क्योंकि मंडे को उसने कुछ ऐसा काम किया था, और मंडे को क्या काम किया था? खरीदी थी गुड्स उधार पे। तो अब अली के लिए, फॉर अली, मिस्टर अहमद इज नाउ सपोज टू बी अ अकाउंट्स पेबल, ट्रेड पेबल, और वी कैन से क्रेडिटर। कोई भी वोकैबुलरी यूज कर लो, तीनों का मतलब एक ही है। लेकिन पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी एग्जामिनर अकाउंट पेबल कह दे, क्योंकि बाज बच्चे जो इंटर कॉमर्स से आते हैं वो अकाउंट पेबल के नाम से जानते हैं, बाज बच्चे ओ लेवल्स ए लेवल्स के बैकग्राउंड से आते हैं वो क्रेडिटर के नाम से जानते हैं, बाज बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ से आते हैं तो वो ट्रेड पेबल के नाम से जानते हैं। तो इट्स वी व्हाट वी कैन से नॉर्म, जिससे भी कहे। मैं आपको स्टूडेंट आपके अपने नाम से, आपके घर वाले उस नाम के साथ कुछ भी नाम लगा के बोल दे, आपके दोस्त कुछ और नाम लगा के बोल दे, तो उससे आपकी रियल आइडेंटिटी तो नहीं खत्म होती। तो यहाँ पर अली के लिए अकाउंट्स पेबल अहमद को कहना क्या है कि अब अली को याद रहेगा कि हाँ मैं लायबल हूं किसको पे करने के लिए? अहमद को। इसी तरह से अहमद को भी कोई नाम देना पड़ेगा अली को, ताकि अहमद को याद रहे कि मुझे किससे पैसे लेने हैं। तो अहमद, अब अहमद, मिस्टर अहमद अली को कहेगा अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स। ठीक है, ये तीन वर्ड हैं जो अहमद ने अली को दिए, जिससे पैसे फ्यूचर में आने हैं, जिससे पैसे फ्यूचर में आने हैं उसको कहूंगा अकाउंट रिसीवेबल, जिसको पैसे फ्यूचर में देने हैं उसे कहूंगा अकाउंट्स पेबल। लिख लो। अब सही है? आपको समझ आ रहा है ना सर? हाँ हाँ सर, दे दूंगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह।
बेटा आवाज तो आई गेस आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको अभी तक आवाज क्यों नहीं आ रही, हालांकि रिकॉर्ड सही। डन, चलेंगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। और अब हम आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और हम देखते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन में बात करते हैं। अगर ब्रेक चाहिए तो बता दीजिएगा, स्टार्टिंग की क्लास है, 5-7 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, कोई मसला नहीं। देखिए जी, बात सारी ये है कि अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी क्यों हमें। जिंदगी जब अच्छी चल रही थी तो अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप आज अपने वालिद से बिजनेस चलाने के लिए पैसे मांगेंगे तो 1 महीने के बाद आपके वालिद साहब क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे क्या कमाया भाई। आप कहोगे यार मैंने वालिद साहब 20,000 रुपए कमाए। बोला कहाँ है दिखाओ, दराज खोलेंगे, ये देख लो। तरीका है ये? नहीं। वालिद साहब छोड़ो, टैक्स वाले आ गए, टैक्स वालों ने बोला भाई हमारा हिस्सा निकालो। बोला मुझे तो नुकसान हुआ है। वालिद साहब को क्या कहा, प्रॉफिट हुआ है। टैक्स वाले को क्या कहा, मुझे 20,000 का नुकसान हुआ है। बोला दिखाओ, बोला देख लो। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अगर मैं इस तरह से ना पढ़ाऊं, मैं इस तरह से ना पढ़ाऊं, आप ना लिखे नहीं, और घर जाके आपके पेरेंट्स आपसे पूछे आज की FA1 की क्लास में क्या पढ़ा, बोला बहुत कुछ पढ़ा। बोला दिखाओ, बोला वो तो नहीं है। तो क्या आपके इस तरीके से कोई सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। इसका मतलब जो आप काम कर रहे हो उसको इस तरह से परफॉर्म करना है कि लोगों को आप मुतमईन कर सको कि हाँ यार मैं जिस काम के लिए गया था वही काम मैंने किया है। अगर आप चीजें नहीं लिखेंगे अपने पास तो घर वाले क्या समझेंगे, क्लास बंक करके आए। घर वालों को मुतमईन करें, टैक्स वाले कहेंगे चोरी की है, पेरेंट्स समझेंगे बिजनेस में लॉस हुआ इसलिए बता नहीं रहा। तो अब इतने सारे मसलों को हल कैसे किया जाए, स्पेशली बिजनेस के।
तो आपके पास एक चीज आई जिसने कहा, जिसका नाम था अकाउंटिंग। समझे, अकाउंटिंग एक इंसान है, वो आपके पास आया और उसने कहा कि देखो आपका जो मसला है ना, वो मसला मैं हल कर सकता हूँ। तो आपने उससे सवाल किया, जैसे आप कभी भी कोई काम करवाते हो तो उससे क्या बोलते हो, भाई तेरे पास ऐसा क्या है कि जो तू मेरा मसले का हल निकाल सके। तो वो कहता है कि देखो मैंने इतने साल से काम किया है, मैं इस जगह पे भी था, मेरी पढ़ाई ये है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, अभी अभी एक क्लाइंट से होते हुए आ रहा हूँ। तो आप ऐसी बातें बताते हो कि आपकी बातों से आपकी कैपेबिलिटी का पता चले और आपको वो काम दे दिया जाए। हाँ यार, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड केपेबल इनफ टू डन दिस वर्क इन अ बेटर मैनर। तो अकाउंटिंग से जब पूछा भाई तेरे पास ऐसा क्या है, तो अकाउंटिंग ने कहा कि मेरे पास 4 चीजें, मेरे पास 4 चीजें हैं जिसकी बेसिस पे मैं आपका मसला हल कर सकता हूं। तो आप समझते हैं वो 4 चीजें क्या? पहली चीज है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। दूसरी चीज है क्लासिफिकेशन। तीसरी चीज है समराइजेशन। और चौथी चीज है रिकॉर्डिंग। इसको पहले एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर इसके बाद एग्जाम्पल को बढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पे मुझे FA1 पढ़ाने आता है, कैसे पता चलेगा? कि मुझे ये पता हो कि इसमें पढ़ाना कौन कौन सा टॉपिक है, पहले क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। क्या क्या पढ़ाना है, इट्स कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। कब पढ़ाना है, इट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कितना पढ़ाना है, इट्स कॉल्ड समराइजेशन। और कैसे पढ़ाना है, इट्स कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अब आते हैं एक एग्जाम्पल ऊपर। आपके बिजनेस में एक हुई ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन किस चीज की हुई है? क्या हमने कोई चीज खरीदी है, क्या हमने कोई चीज बेची है, क्या हमने किसी चीज का बिल पे किया है, हमने किया क्या है? तो अकाउंटिंग कहता है कि जो मेरी सबसे पहली स्किल है ना आइडेंटिफिकेशन से, उससे मैं ये पता करूंगा कि इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। एक स्टूडेंट आया, काउंटर में बैठा है, उससे पहले पूछेंगे ना क्यों आए हो, क्या फी पे करनी है, क्या एडमिशन लेना है, क्या कोई मसला है, तो बोलेगा मुझे ACCA में एडमिशन। तो अच्छा आप एक काम करो, उसे वो साहब डील करते हैं। तो रेलेवेंस पता चलेगी कि इस चीज को डील करेगा कौन। अगर मैं डील करता हूं तो मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। फिर आप क्या पढ़ के आए हो? सर मैं मैट्रिक करके, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा। सर मैं इंटर करके आया हूँ, मैं उस हिसाब से बताऊंगा। मैं ग्रेजुएशन करके आया हूँ, मैं उस हिसाब से बताऊंगा। सर मैं तो CA का स्टूडेंट था, इतने पेपर दे दिए हैं, अब मैं आया हूँ। अच्छा बिस्तरी, यानी सिचुएशन को देख के मुझे बात बतानी पड़ेगी। इट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कितनी बात बतानी पड़ेगी? एक बहुत ही छोटा सा बच्चा आया है, उसे मुझे हर तरह से बताना पड़ेगा। फी स्ट्रक्चर ये है, टाइमिंग ये है, फीस ऐसे जमा होगी, क्लासेस ऐसे जमा होगी, बुक ये है, पहले ये पढ़ना पड़ेगा, इतने टाइम तक। मतलब मुझे उसे हर तरह की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र छोटी है, डिटेल ज्यादा चाहिए। लेकिन आप जैसा अगर समझदार बच्चा आ जाए तो थोड़ी सी बात भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आप इस मरहले पे पहुंच चुके हो कि चीजों को खुद ही कंटिन्यू, अच्छा ये चीज ऐसी है तो ये चीज ऐसी ही होगी।
सर हफ्ते में कितनी क्लासें हैं? हफ्ते में 3 क्लासें हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होगी, नीड ही नहीं है। तो मैं जितना बड़ा बच्चा होगा, समझदार बच्चा होगा, उसे समराइज करके बात, कंसाइज बट कंप्लीट। फिर मैं जब सब कर लूंगा, मैं बोलूंगा बेटा फॉर्म भरो, ताकि पता चले कि कोई आया था। अगर आप एडमिशन नहीं भी ले रहे तो भी फॉर्म भरो, ताकि कल आपकी जहन साजी करनी हो या फ्यूचर में आपका जहन बन रहा हो तो हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि सर मैं तो अभी मैट्रिक कर रहा हूं, मैंने सोचा पूछ लूं, मैट्रिक कंप्लीट होगा तो आऊंगा। अब मैट्रिक के पेपर अगले 2 महीनों के अंदर है, तो मैंने 2 महीने के बाद बच्चे को फोन किया, बेटा आप तो आए थे याद है? बोला हाँ आया था, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आ जाए। ये वो बातें हैं अभी तक बिजनेस में नहीं ले गया मैं। अब नाहिद सुपर स्टोर में या चेजअप में या इम्तियाज में हम 5 चले जाते हैं या 6 लोग चले जाते हैं, मैं ABCDE, हम 10,000 चीजें खरीद सकते हैं। मैं महीने का राशन खरीदूं, सर महीने का राशन खरीदे, ये हो सकता है एक स्लाइस जूस खरीदे, ये हो सकता है अंडे डबल रोटी खरीदे, हो सकता है कि वो सेल खरीद ले, हो सकता है कि वो गेम खरीद ले। हमने सबने अलग अलग चीजें खरीदी है ना। अब मैं यहाँ अगर लिखना शुरू कर दिया, मिस्टर शाहजेब बॉट ब्रेड, मिस्टर शाहजेब बॉट बटर, मिस्टर शाहजेब बॉट राइस, अब ये लिखते लिखते तो हो जाएगी रात। I need something very quick. I need something very jazakallah. I need something very quick through which I can easily record the entire transaction that between me and the Nahid Superstore. अब हो क्या रहा है, एक एग्जाम्पल से समझिएगा, एक एग्जाम्पल से समझिएगा, फिर हम अपनी क्लास में लेंगे 5-10 मिनट का ब्रेक, फिर आगे आके हम बात करें। आई होप कि यहाँ तक जितनी बातें मैं समझा रहा हूं आपको समझ आ रही है। मिसाल के तौर पे मिस्टर अली बॉट ब्रेड ऑन कैश ₹50। ये एक ट्रांजैक्शन है ना, अली ने 50 रुपए दिए, दुकान वाले ने ब्रेड दे दी, यही तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है? पेट्रोल पंप वाले आपस में पेट्रोल एक्सचेंज कर रहे हैं तो पेट्रोल आएगा, तो कोई हवाई आसमानी सुल्तानी चीजें हमने नहीं पढ़नी है। 12, अब अकाउंटिंग कहता है कि मैं बता दूं उसमें हो क्या रहा है। अकाउंटिंग कहता है इसमें जो मिस्टर अली है ना, वो खरीद रहा है क्या चीज? ब्रेड। और कैसे खरीद रहा है? पैसे दे के। मैंने बोला वाह, ये तो हमें भी पता था, तूने ऐसा क्या कारनामा किया? अब वो कहेगा कि मैं अगर ये लिख दूं ब्रेड और लिख दूं कैश, तो बात समझ आ गई? नहीं है। ये आपको इसलिए समझ आई कि आपने ये ट्रांजैक्शन पहले पढ़ ली थी। समझे कि ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं पढ़ी और सिर्फ ये लिखा हुआ है, अब आपको समझ आएगा। इसका मतलब समराइज करने का, क्लासिफाई करने का, आइडेंटिफाई करने का और रिकॉर्ड करने का कोई तरीकेकार मौजूद है। बिना उस तरीकेकार के, जैसे आपको मैंने कहा हमने यहां पर चैप्टर लिखे, तो सबसे पहला चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी फाउंडेशन बनानी है। हम आखिरी वाला चैप्टर पहले पढ़ लेते, मजा नहीं आता, क्योंकि ऐसी बातें थी जो हमने पहले कभी नहीं सुनी, पहले कभी नहीं देखी, और वो बातें अगर मैं बोलूंगा तो बच्चा क्या होगा? डिमोटिवेट, सर ये कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन अब जो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं उसमें बच्चे का डिमोटिवेशन फैक्टर नहीं आएगा। हो सकता है बच्चा करे,
क्योंकि बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन बच्चे को समझ सब आ रहा होगा, है ना ऐसा? तो इसका मतलब हमें रिकॉर्ड करने से पहले, क्लासिफाई करने से पहले, समराइज करने से पहले एग्जैक्ट पता करना होगा कि क्या हो रहा है। इट मींस फर्स्ट वी नीड टू लर्न, फर्स्ट वी नीड टू लर्न हाउ वी कैन identify the business transaction. बात समझ आ रही है? So first question that we need to learn is how we can identify the business transaction. From here 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 8:03 हो रहे हैं, 8:12 पे हम आते हैं। आ जाइएगा टाइम पे।
हाँ जी, तो वापस आ गए हम अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश ये है कि मेजॉरिटी चीजें आज की क्लास में कवर हो, क्योंकि बात सारी की सारी ये है कि जिस काम की अहमियत होगी ना, उतना ही लंबा खींचा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिला वजह एक चीज समझ आ गई उसको भी 10 अलग अलग अंदाज से, फायदा नहीं। बहरहाल, स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको अभी तक बातें क्लियर है ना, कोई मसला तो नहीं है ना। देखिए, 5 चीजें, 5 टर्म अभी समझना बड़ी जरूरी है, क्योंकि यही 5 टर्म अकाउंटिंग में होती है। इसके अलावा कोई 5 टर्म अकाउंटिंग में नहीं होती। सबसे पहली चीज है जिसको हम कहते हैं एसेट, दूसरी है लायबिलिटी, तीसरी है एक्सपेंस, चौथी है रेवेन्यू, पांचवी है कैपिटल, छठी है ड्राइंग। वैसे तो 5 ही है, लेकिन ड्राइंग इसलिए लिखवा दिया कि आगे जाके जब यूज होती है तो बच्चा कहता है आपने तो सिर्फ 5 बोली थी, छठी कहां से आ गई। उस वक्त बच्चे से बहस करना से बेहतर है बच्चे को अभी बता दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल 5 समझोगे ना तो बहुत। एसेट किसे कहते हैं? एसेट एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाए। 3 खूबियां अगर किसी में होगी ना, उस चीज को मैं कहता हूं एसेट। उसमें पहली खूबी क्या है कि मैं उस चीज को ओन करता हूं, वो मेरी ओनरशिप में हो, उस चीज पे मेरा पूरा का पूरा कंट्रोल हो। और तीसरा, उसे इस्तेमाल करके मैं इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकूं। क्या मतलब है? मेरे पास ये घड़ी है, इसका ओनर कौन? मेरी परमिशन के बगैर क्या आप ले सकते हो? और अगर मेरी परमिशन हो तो कोई भी इसे पहन सकता है। इसका मतलब इस पे कंट्रोल मेरा है। और इसे पहन के फायदा कौन ले रहा है? मैं। ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप को ऑन कौन करता है? मैं। इस पे कंट्रोल किसका है? आप में से किसी को अगर गलती से ये चीज खुल जाए तो ये चीज खोलने के लिए भी यू नीड टू टेक माय परमिशन फर्स्ट। व्हाई? Because you do not have the authority or control to use this device. ये पीसी, ये चीजें, ये तमाम चीजें इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन इस पे कंट्रोल नहीं है। अगर इस पे कुछ मसला होता है तो मुझे बुलाना पड़ेगा एडमिन को कि यार भाई मेहरबानी होगी अगर आप 5 मिनट आ जाएं और यहाँ ये फला मसला आ रहा है, इसको देख लें। मैं खुद से ये नहीं कह सकता इसे बंद कर दो, या ये प्रोजेक्टर ऐसे नहीं चल रहा, इसकी तार ऐसे नहीं ऐसे लगा दो। कंट्रोल नहीं है मेरा। और कंट्रोल कब आता है? जब ओन करूं मैं उस चीज को। ओन जब मैं करता हूं ना, तो मैं उस पर पूरी अथॉरिटी रखता हूं। और जाहिर सी बात है, जिस चीज को ओन करूंगा, जिस चीज पे कंट्रोल होगा, जाहिर सी बात है फायदा भी लूंगा। अब आपके पास कितनी सारी चीजें आपके दरमियान सामने मौजूद है जो आपने पहनी है, जो आपकी जेब में, जो आपके सामने, वो तमाम चीजें क्या है? एसेट। अब एसेट की 2 किस्में, उसको अभी हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि उस पर अभी बहस करने से हमें एसिड ही समझ नहीं आएगा फिर। तो जब एसिड की किस्में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ेंगे, तब की तब देखी जाएगी। अभी ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा हूं उसमें टाइप्स ऑफ एसिड का आना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो बात बताऊंगा वही बातें आपसे पूछी जाएंगी, उन्हीं बातों पे क्लासेस हुआ करेंगी। जो नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा कि वो काम आपको दे दिया और आपने कहा ये तो पढ़ाया नहीं है, क्यों दे दिया। ऐसा नहीं होने वाला इंशाल्लाह। तो एसेट में क्या चीज है? अब एसेट आपके पास क्या हो सकता है? आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ कैश, बैंक में पड़े हुए पैसे, घर में पड़ा हुआ या ऑफिस में पड़ा हुआ फर्नीचर, मोटर कार, कंप्यूटर,
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कुछ भी हो सकता है, होम अप्लायंसेस की बात भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर। अब ये चीजों को ओन करता हूं, कंट्रोल करता हूं और इसको इस्तेमाल करके बेनिफिट लेता हूं, उसके अगेंस्ट लायबिलिटी है। लायबिलिटी में क्या होगा, मैं ओन नहीं करता बल्कि ओ करता हूं, ओन नहीं करता, ओ करता हूं, यानी कि मैं इसे अभी तक अपनी ओनरशिप में क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने इसके पैसे नहीं दिए। जब मैं किसी चीज को ओन नहीं करता तो मुझे उसका कंट्रोल नहीं आता, मुझे उस चीज को इस्तेमाल करने की परमिशन आती है, परमिशन टू यूज। और जब मैं इसे इस्तेमाल करूंगा तो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। क्या मतलब, किराए पे की गाड़ी, रेंट पे गाड़ी ली, क्या उस गाड़ी के ओनर आप हैं? नहीं ना, आपको इजाजत दी है। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आप और आपके भाई ने ली टी शर्ट, वो टी शर्ट आपको पसंद है, आपने कहा यार रात में जाना है दोस्तों में, भाई की टी शर्ट उठाए पहन ली। जैसे ही गेट से बाहर गए, भाई ने बोला इधर आ, टी शर्ट उतार। भाई को बोलने का हक किसने दिया, क्योंकि वो चीज किसकी ओनरशिप में है। अब आपको इस्तेमाल करनी है तो आप भाई को बोलोगे भाई यार रात को जाना है दोस्तों में, टी शर्ट दे सकता है? हाँ ले ले। अब उस पे धब्बा हुआ या उसमें कोई खराबी आई तो भाई डांटेगा। तो कभी भी किसी चीज को इस्तेमाल करने की परमिशन ली जाए, इसका मतलब वो ओन नहीं करते। मैं यहाँ पर अगर ये तमाम चीजें यूज कर रहा हूं तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज इन अ पर्टिकुलर मैनर। इफ एनीथिंग वर्स हैपन आई एम आंसरेबल। तभी मैं कहता हूँ बच्चे बिला वजह एसी को मत बंद करो, प्रोजेक्टर खुद से स्टार्ट नहीं करते, माइक में कोई मसला है खुद से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम ओन नहीं करते। हाँ अगर हम कहते हैं ना यार मेरी होती दे देता, भाई की इसलिए मैं नहीं दे सकता। गाड़ी चलाते वक्त दोस्त कहते हैं बाइक का राउंड दे, हम कहते हैं यार अब्बू की है, मेरी होती दे देता। क्योंकि उसे ही पता है कि वो चीज ओन नहीं करता, उस पर परमिशन है। राइट टू यूज दी एसेट है, परमिशन टू यूज दी एसेट है। ओनरशिप होती तो जो दिल चाहे करे, रात को 12 नहीं 2 बजे आए। लेकिन अब जब वालिद साहब की बाइक है तो कब आना है? 12 बजे आना है। सुबह काम पे जाने के लिए बाइक चाहिए होगी। समझ आ रही बात? तो चीजें डिफर करती हैं चीजों और इस्तेमाल करके बेनिफिट लेना है। तो अब आपको क्या एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझ आया? मिसाल के तौर पे आपने क्रेडिट पे ये रोस्टम लिया, हालांकि ये जो चीज ली है ये फर्नीचर है, आपने खरीदा है। सुनना मेरी बात, आपने फर्नीचर की नर्सरी करीब है, आप नर्सरी गए एक दुकान से, आपने कहा यार मुझे पढ़ाने के लिए रोस्टम चाहिए, रोस्टम खरीद लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, तो क्या अभी तक प्रॉपर खरीदा है? उस दुकान वाले से आपने किया वादा कि मैं इस डेट में पैसे दे दूंगा, तब तक मुझे इस्तेमाल करने की परमिशन दे दो। अगर उस डेट तक, जब तक मैं वादा करने की जो डेट है तब तक वादा पूरा ना कर दूं तो ये चीज ले जाना। अब जब तक वादा पूरा करने की डेट नहीं आती तब तक यू हैव दी परमिशन टू यूज। आफ्टर दैट वो आएगा और लेके चले जाएगा। जब आप उसे पे कर दोगे तो जिस चीज की पहले परमिशन थी अब उस चीज पे कंट्रोल आ गया। यही है ना बेटा, कि कुछ अलग पढ़ा है हमने? यही है, इसको हम अब ऑब्लिगेशन कह लें। अब ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये तो क्यों, मैं अगर बुक की वर्डिंग यहां यूज करूं तो हो सकता है बात ही ना समझ आए, लेकिन बुक पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जामिनर जहां से पूछेगा वो सर शाजिब ने क्या पढ़ाया, क्या बोल के पढ़ाया, वो नहीं पूछने वाला। बीपीवी कैपलाइन इसे किस अंदाज में बयां कर रही है जरा वो बता दो। तो हमें किसी एक स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करना है। तो एसेट और लायबिलिटी समझ आ गया हमें। अब हम बात करते हैं
एक्सपेंस की। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस मेरे बच्चों एक ऐसी अमाउंट जिसे मैं स्पेंड करता हूं। क्यों? ताकि मेरी या तो कोई चीज मेंटेन हो जाए या कोई चीज रिपेयर हो जाए। जैसे एसेट की टाइप है वैसे लायबिलिटी की भी टाइप है, वैसे एक्सपेंस की भी टाइप है, लेकिन अभी बहस करने का फायदा नहीं है। तो समझते एक्सपेंस क्या है। देखो यार, अगर मैं यहाँ बिजली का बिल पे ना करूं तो क्या मैं अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकता हूँ? क्या मुझे टाइम पे सैलरी इदारा ना दे तो क्या मुझे मेंटेन कर पाएगा? यहाँ पर जितना हमारा स्टाफ है उसे टाइम पे तनख्वाह ना मिले, क्या मेंटेन कर पाएगा? अगर ये जगह रेंट पे है, टाइम पे रेंट ना दिया जाए तो मेंटेन कर पाएंगे? इसका मतलब बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूअस चलाने के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो एक्सपेंस कहलाते हैं। इसीलिए आपकी पॉकेट मनी भी एक्सपेंस है, क्योंकि वो आपको मेंटेन रखती है। आपके घर चलाने का एक्सपेंस, आपकी बाइक चलाने का एक्सपेंस, बाइक को ठीक कराने का एक्सपेंस, उसे रिपेयर कहेंगे। ठीक है ना? अब कितना बड़ा खर्चा है कितना छोटा खर्चा है इसकी बहस पे नहीं जा रहे, लेकिन अगर चीज को कंटिन्यूटी में चलाना है तो वी हैव टू स्पेंड सम अमाउंट, और अमाउंट क्या कहलाएगी? एक्सपेंस कहलाएगी। क्या ये बात क्लियर है? बिजली का बिल आया, पे किया, एक्सपेंस है मेरे लिए। मेरे घर में नल का खराब हो गया, प्लम्बर बुलाया, 100 रुपए भी ले रहा है, मेरा एक्सपेंस है। अब जो मेरा एक्सपेंस है, जो काम करके पैसे ले रहा है, उसका क्या हुआ? रेवेन्यू। तो अब हम समझेंगे रेवेन्यू क्या है। एन अमाउंट वी रिसीव आफ्टर providing the service and product। अब प्लम्बर आता है, प्लम्बर आपका नल का ठीक करके जाते हैं, 100 रुपए लेता है, उसको हम कहते हैं दिहाड़ी, कहते हैं ना? कितनी मजदूरी हुई? इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू, उजरत। हम पढ़ा रहे हैं, हमें हमारी सैलरी मिलती है, तो ये हमारे लिए रेवेन्यू होगा। नाहिद वाला प्रोडक्ट बेचता है, रेवेन्यू अर्न करता है, क्योंकि उसके लिए मिलने वाले पैसे क्या है? रेवेन्यू। मैंने प्रॉफिट का नाम नहीं दिया, मैंने रेवेन्यू का नाम लिया। अगर मुझे प्रॉफिट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? जितने मुझे यहाँ से पैसे मिले, यहाँ पर आने के लिए मैंने पेट्रोल खर्च किया होगा, यहाँ पर जब आया तो मैंने दोपहर में खाना खाया होगा, फोटोकॉपी कराई होगी, कोई खर्चा किया होगा, वो सब कट करूंगा। और फिर क्या पता चलेगा कि यार मैंने जो कमाया उसमें से ये मुनाफा है। यही होता है बिजनेस, कोई अलग तरीके का बिजनेस थोड़ी होता है भाई। उन सब को रिकॉर्ड। अब आज से पहले हमें ये तो पता था, हम किसी भी चीज को ओन करें, कंट्रोल करें और उससे फायदा लें, आज पता चला उस चीज को एसेट कहते हैं। हालांकि पहले भी तो करते आ रहे थे हम। एक चीज जिसपे हमारी कंट्रोल ना हो, क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस पर ओनरशिप नहीं है, तो वो क्या चीज है? हमारी लायबिलिटी। तो ये चीजें पता तो थी, लेकिन इसको बोलते क्या थे वो नहीं पता था। तो आज हमने बोलना सीख लिया कि वो एसेट है, वो लायबिलिटी है, वो एक्सपेंस है। हम पहले बोलते थे खर्चा, हमारा इतना खर्चा हो गया यार। अब हम कहते हैं, जैसे आपने पूछा ना एसी से करने में कितना लगेगा, तो आपने एक्सपेंस पूछा ना, ताकि आप वो पैसे साइड पे कर लो। इससे पढ़ के कितना कमाऊंगा? रेवेन्यू हो गया। कंफर्म नहीं है, लेकिन पूछना तो है ना, तभी तो खर्च करने में मजा आएगा। मैं बोलूं एसी से करके 10,000 रुपए की नौकरी है, आप बोलोगे भगा भाई, 15,000 तो मैं अभी कमा रहा हूं, इतनी मेहनत करके भी 10,000 कमाना है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? हजारों में सैलरी है,
लाखों में सैलरी है, तो बोला चल यार लाख लगा के लाख कमाएंगे तो कोई बात नहीं। अगर 3 लाख लगते हैं तो 5 साल तक अगर 50,000 की नौकरी में भी काम करते हैं या 80,000 की नौकरी में भी काम करते हैं तो 2 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर 3 लाख वसूल कर लेंगे, बाकी हमारा प्रॉफिट होगा। इस तरह हिसाब करते हैं ना हम तो। मेरे ख्याल से यहां तक बातें क्लियर है हमें। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कैपिटल। आप सबको पता है और ये बात बताने की नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट आइदर अमाउंट और एनी अदर एसेट लाइक फर्नीचर। अब आपने कहा यार मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर। अब रियल एस्टेट के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक कमरा चाहिए, एक डेस्क चाहिए, चेयर, एसी, बस पंखा बत्ती और एक कंप्यूटर लगा दो। आपने अपने वालिद साहब को कहा यार जगह दे दो मुझे, बोले एक काम कर ये जगह है ये ले ले। आपने कहा यार घर में ये एसी फारिग पड़ा है इसे लगा लेता हूँ, ये पंखा फारिग है इसे लगा लेता हूँ, 2 सेवर फारिग है इसे लगा लेता हूँ। अब आप पैसे के साथ और क्या ला रहे हो? दूसरी चीजें भी ला रहे हो। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हम पैसे लाएं, हम दूसरी चीजें भी ला सकते हैं। तो जो चीजें बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाई जाएंगी उन चीजों को नाम दिया जाता है कैपिटल का। अब वो बैंक के पड़े पैसे लगाओ, हाथ में रखे पैसे लगाओ, घर में पड़ा फर्नीचर लगाओ, ऑफिस में पड़ा फर्नीचर लगाओ, कुछ भी जब लगाएंगे उसे कहते हैं इन्वेस्ट करो। उस चीज को हम अकाउंटिंग में क्या कहेंगे? कैपिटल। और जब वही चीजों को उसका ओनर अपने यूज के लिए विड्रॉ करेगा, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी जनरल स्टोर है और घर से फोन आता है कि यार आते आते है ना अंडे डबल रोटी ले आना। तो अब मैं बिजनेस का जो कैपिटल है अंडे डबल रोटी वो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा हूँ ना। ओनर तो पैसे नहीं रखता ना, दखल में पहले पैसे रखेगा फिर ऐसे तो नहीं होता। हाँ अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा नहीं देखते। तो वो क्या आता है? ड्राइंग में आता है। ड्राइंग कहते हैं जब एक ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई चीज को निकालेगा तो उस चीज को हम कहते हैं ड्राइंग। हो सकता है वो पैसे निकाले, मिसाल के तौर पे मेरे जेब में पैसे नहीं है, रास्ते में पेट्रोल या पंचर हो गई बाइक, तो मैंने दखल से 100-500 रुपए निकाले। मैंने बोला यार, या मैंने कोई चीज निकाल ली या मुझे रास्ते से कोई और चीज लेके जानी है उसके लिए पैसे निकाल लिए, तो मैं या तो अपने कैपिटल में से बिजनेस में से पैसे निकालूंगा, हो सकता है वो पैसे मेरे ड्रॉ में हो सकता है वो पैसे बैंक में हो, निकाल तो अल्टीमेट कैश रहा हूं। और या तो मैं कोई चीज निकाल सकता हूँ, जैसे मैं इन्वेस्ट या तो पैसे या कोई चीज कर सकता हूँ या दोनों कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं दोनों चीजें भी अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर सकता हूँ। तो जो भी विड्रॉ करूंगा उसे कहूंगा ड्रॉइंग। अगर ये चीजें समझ आ गई हमारा अकाउंटिंग यूं खत्म होगा। समझ आ रही बात? ये बुनियादें हैं जो अगर समझ आ गए, और मुझे अल्लाह की जात से भी उम्मीद है, बाकी क्या औकात हमारी, लेकिन अगर हम जिस तरीके से स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर पढ़ लिए तो बाकी के हर चैप्टर हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि लफाजी चेंज होगी, मतलब एक ही होगा। कोई इसको इस तरह कहता है, कोई इसको इस तरह कहता है। कोई बच्चा मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि सर आप मुझे कारोबारी एग्जाम्पल देके समझाया करो, कोई कहता है कि सर आप मुझे पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल देके समझाया करो, कोई कहता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल देके समझाया करो, कोई कहता है मुझे दोस्त यारों वाली एग्जाम्पल देके समझाया करो। तो मकसद समझना है।
अंदाज कोई भी इस्तेमाल करें। तो चैप्टर समझाने के अंदाज है बात को, वो हमने समझना है कि ये चीज ऐसे बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, क्योंकि जरूरत इस चीज को पहली क्लास में मैं बड़े बड़े टॉपिक के बारे में बात कर लूं और ये चीजें ना बताऊं तो मसला है। बहरहाल आप इसे नोट डाउन करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चीज पे। आगे बढ़े। जी जी। आपको किसी चीज में मसला तो नहीं हो रहा लिखने के अलावा? सब समझाने का अंदाज सही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
अच्छा जी, लिख लिया हो तो फिर बताओ मुझे। लिख लिया? अच्छा, 10-15 मिनट और है, पढ़ा तो को बहुत कुछ है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक बात की, अब मैं पहले आऊंगा यहाँ पर। अब वापस से हम इस चीज को देखते हैं। अब ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अब हमें आइडेंटिफाई करना आया कि नहीं आया वो देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक चीज परचेज की है जिसको हमने क्या कहा है, ब्रेड, है ना। और क्या दे के खरीदी है, कैश। मेरी बात सुनना और मुझे जवाब देना। क्या आज से पहले आप ब्रेड को ओन करते थे? क्या उस पे आपका कंट्रोल था? क्या उससे आपने कोई बेनिफिट लिया था? नहीं लिया था। क्या आप आज से पहले कैश को ओन करते थे? हाँ। उस पे आपका कंट्रोल था और आप इसे इस्तेमाल करके बेनिफिट लेते थे। इसका मतलब आपका कैश क्या था? शाबाश, ऐसे। कैश क्या था? एसेट दे के क्या ले लिया, एक और एसेट ले लिया। अब आप कैश की जगह क्या ओन करते हो, ब्रेड। अब अगर ब्रेड की जगह मैं लिख दूं चेयर, कंप्यूटर, एसी, बैंगलो, मशीन, फर्नीचर, एरोप्लेन, लैंड, कुछ भी लिख दूं, तो अब बच्चे को क्या पता चला कि चीज खरीद ली और इसके पैसे फौरन दे दिए। इसका मतलब एक एसेट गया और एक एसेट आया। यानी कि जो एसेट आ रहा है उसे अगर मैं कहूं कि एसेट का इनफ्लो है, और मैं ये कहूं कि एक एसेट का आउटफ्लो है, तो मुझे जरा ये बताएं, ये लाइन पढ़ने से ये दो चीजें पढ़ना ज्यादा आसान नहीं है ना। कि मैं ये लाइन पढ़ूं, इससे अच्छा मुझे यहाँ और बात क्लियर नहीं हो रही कि एसेट इनफ्लो एसेट आउटफ्लो। लेकिन अगर आपने ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ी तो एसेट इनफ्लो एसेट आउटफ्लो पढ़ने के बावजूद भी आपका सवाल क्या होगा कि सर ये तो बताओ कौन सा एसेट इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन तो पढ़ी नहीं है। इसका मतलब समराइजेशन तो आ गई, रिकॉर्डिंग का तरीका नहीं आया। तो अब हम रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, लेकिन एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। वो एग्जांपल क्या है, पे किया बिल किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, बाय चेक, $1000। अब रुपीज नहीं लिखूंगा, आपसे डॉलर लिखूंगा, कन्वर्ट मत करना। पता चला 1000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 170 से, तो हो जाएगा काम। सही है भाई, तो हम जो डॉलर है वो लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपके पैसे जा कहां से रहे हैं? आपके हाथ में पड़े हुए पैसे जा रहे हैं या बैंक में रखे हुए पैसे जा रहे हैं? बैंक में रखे हुए पैसे जा रहे हैं। तो बैंक में अगर पैसे रखे तो बैंक भी मेरा एसेट हुआ। तो मैं अगर किसी चीज का बिल पे कर रहा हूं, तो जिस चीज का बिल पे कर रहा हूं, क्यों पे कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अपने बिजनेस की इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करना है। जिस चीज को मेंटेन करने के लिए पैसे दिए जाएं, वो चीज एक्सपेंस, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कैसे हुआ? शाबाश, इसकी जगह मैं लिख देता हूं बैंक। यानी कि बिजनेस में एक्सपेंस का इनफ्लो हुआ, शाबाश, एसेट का। अब लगता है बात आहिस्ते आहिस्ते आ रही है। अगर मेरे बच्चों में यहां लिख दूं, यहां लिख देते हैं मिस्टर ए
bought goods on credit $800। अब यहां मैंने एक ऐसा वर्ड यूज किया है जिससे पता नहीं चल रहा खरीद क्या रहा है। वो कौन सा वर्ड है? गुड्स। एक बात याद रखना, गुड्स इन्वेंट्री, स्टॉक, मर्चेंडाइज, इस्तेमाल तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मकसद के लिए होते हैं, लेकिन कहते उस चीज को है जिसका बिजनेस कर रहे हैं। अब ये बात समझ नहीं आ रही। आपका कारोबार है फर्नीचर का, तो आप सबसे ज्यादा चीजें क्या खरीदोगे? फर्नीचर। लेकिन अगर आप एसी खरीदते हो तो क्या आप उसका कारोबार कर रहे हो? अब मुझे फर्क जाहिर करना है। लेट सपोज मैं हर दिन 10 चेयर खरीदता हूं, तो मैं क्या एंट्री बनाऊं? परचेज चेयर, फिर बनाऊं परचेज चेयर, फिर बनाऊं परचेज चेयर। कितनी दफा चेयर 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 लिखना पड़ेगा? मैं तो थक जाऊंगा। तो यहां पर वर्ड यूज किया गुड्स। अगर मेरा बिजनेस इस चीज का, तो मैं उसके लिए वर्ड क्या यूज करूंगा? गुड्स। अगर मेरा बिजनेस होम अप्लायंसेस का है, और अब अगर एसी, फ्रिज, टीवी वीवी खरीद रहा हूं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? गुड्स। अगर मेरा बिजनेस कपड़ों का है तो कपड़े खरीदूंगा तो गुड्स यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं अलमारी खरीदूं, अगर मैं डेस्क खरीदूं उसमें कपड़े रखने के लिए, जैसे क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? रैक। तो वो क्या कहलाएगा? वो बिजनेस में गुड्स नहीं कहलाएगा। जैसे मैं बुक स्टॉल में, तो बुक्स, लेकिन अगर मैं चेयर खरीद रहा हूं अपने बैठने के लिए तो वो गुड्स नहीं कहलाएगा। और आसान कर देते हैं, जिसको खरीदने के पीछे बेचने की इंटेंशन हो, जिसको खरीद इसलिए रहे हैं कि बेचने की इंटेंशन हो, वो चीज या तो गुड्स कहलाएगी या इन्वेंट्री कहलाएगी। मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, इंटेंशन है मैं बेच दूंगा, जल्द से जल्द बेच दूंगा, लेकिन ये गाड़ी मैं इसलिए खरीद रहा हूं कि मैं यूज करूंगा और जब पूरा यूज कर लूंगा तब बेचूंगा। यानी इसको खरीदने के पीछे इंटेंशन इस्तेमाल करने की है, फायदा हासिल करने की है, बेच के पैसा कमाना नहीं है। जिसके पीछे इंटेंशन टू सेल होगी उसको मैं कहूंगा इन्वेंट्री। ये बात जो मैं आगे कह रहा हूँ FA2 में चैप्टर है IS2 इन्वेंट्री का, वहां लिंक कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आगे नहीं जाना। अभी फिलहाल ये गुड्स को समझने के लिए, मैं जब भी कोई गुड्स बेचूंगा उससे आने वाला पैसा रेवेन्यू कहलाए। अगर फर्नीचर का बिजनेस है और फर्नीचर बेच के पैसे कमाऊंगा तो रेवेन्यू है। रोस्टम बेच के पैसे कमाना रेवेन्यू में हम नहीं डाल सकते। क्यों? कुछ डिस्टिंग्विश करीबी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी चीज हम जिसका बिजनेस करते हैं उसको गुड्स कहते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पर बात समझ आई हो। तो सर जब आपने ये बता दिया कि मैं बार बार चेयर की जगह एक टर्म यूज करूंगा गुड्स की, तो मैं क्या लिखूं गुड्स की जगह? यानी कि जब मैं गुड्स परचेज करा तो मैं क्या लिखूं? गुड्स नहीं, उसकी जगह लिखो परचेजेस। यानी जब भी कभी आप देखोगे ना परचेजेस की हुई है, तो परचेजेस उसी चीज की होती है जिसका बिजनेस किया हुआ है। हम कारोबारी जबान में वर्ड यूज करते हैं, जरा परचेज तो करके आ जाए। तो परचेज किस चीज की करते हैं? जिसका बिजनेस करते हैं, टिपिकल कारोबारी लैंग्वेज में। तो ये चीज है भाई। तो मेरे हिसाब से यहां तक हम अपनी बातों को इसलिए रखते हैं कि ज्यादा ओवरलोड भी ना हो जाए ना। अगर आप देखें तो अब इंशाल्लाह अगली क्लास, अगर अगली क्लास तक हमने ये संभाल के रखी चीज, तो अगली क्लास में हमारी स्पीड 2x हो जाएगी। क्योंकि फिर मुझे ये बेसिक बताने की जरूरत नहीं, मैं बोलूंगा एसेट, ओके सर आगे बढ़ते हैं।
तो अगली क्लास में हमारा पूरा जहन होगा, पूरा ध्यान होगा चीजों को रिकॉर्ड करने में, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी। सही जी। ये जो मैं भेजूंगा इसे ही बार बार पढ़ें, रिकॉर्डेड आपके पास पहुंच जाएगा, इस रिकॉर्डेड को देखें। ये मेरे ख्याल से आपको एक्सेस दिया जाएगा कुछ, और उस तरीके से वो एडमिन आपको गाइड कर देगा। इंशाल्लाह जब MA1 की क्लास आप ले लेंगे, उसके बाद आप एडमिन में जाके इस चीज के बारे में मालूमात ले सकते हैं कि क्या होगा, तो वो आपको इंशाल्लाह बेहतर तरीके से। जी जी जी, ये राइटिंग वाला तो मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन जो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है उसको मैं अल्लाह आपको नेकी दे मैं पहुंचा दूँ। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में बातें कोई समझ ना आई हो तो मेहरबानी करके पूछ लिया जाए। तो भी गुड्स कहलाएगा। अब मैं जो चीज बेच रहा हूं, जिस चीज का बिजनेस करता हूं, उसका मटेरियल खरीद रहा हूं, तो भी गुड्स है। और पूछो तो। सब गुड्स कहलाएगा। लेकिन अब आप यहाँ क्या करेंगे, उनका नाम लिख देंगे, क्योंकि अब गुड्स में बहुत सी वैरायटी है। गुड्स में चेयर भी है, गुड्स में सोफा भी है, गुड्स में पलंग भी है, गुड्स में अलमारी भी है। आप सेफ साइड के लिए क्या करेंगे, गुड्स सीरियल नंबर 1, तो आप कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। बिल्कुल, टैगिंग का वर्ड बहुत अच्छा है, ये टैगिंग कर लेंगे ताकि मुझे याद रहे। अब मिसाल के तौर पर कपड़ों में होता है आर्टिकल, ये आर्टिकल नंबर आ गया है। आर्टिकल नंबर क्यों देते हैं, अब आर्टिकल नंबर ये आना बंद हो गया है, तो अब अगला आर्टिकल आएगा तो उसमें हो सकता है कि वॉशिंग वेयर की परसेंटेज ज्यादा हो, कॉटन की परसेंटेज कम हो। सर्दियों में ये वाले आर्टिकल आना बंद हो जाते हैं जिसमें खद्दर का कपड़ा होता है। ये सारी वो बातें जो आप अपनी लाइफ में शायद कहीं ना कहीं सुनते हो। आपके पेरेंट्स कारोबार करते हैं या ऑफिस में बिजनेस, किस चीज का है? ट्रांसपोर्ट का। आपका? ठीक है, बहरहाल तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कोई सवाल हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह। मेरा सेल नंबर